हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस पे। ये दोस्तों पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो पहले देख लीजिए, क्योंकि उसी के बाद वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं यहाँ इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। 106 क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 105 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ से हम 106 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये कौन सा देश है जहाँ से ये महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है? तो ये यूएसए है, मतलब अमेरिका देश से ये लिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है 107 क्वेश्चन, किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? तो इसका उत्तर है ग्रेफाइट। तो आप इसे याद रखेंगे कि परमाणु रिएक्टरों में जो मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है वो ग्रेफाइट के रूप में किया जाता है। 108 क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने वाला लेंस कौन सा है? तो जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए जो लेंस दिया जाता है उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। तो आप इसे याद रखेंगे। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर रखने के लिए। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों जो है वो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तो आप इसे याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं जो है वो साफ साफ नहीं दिखाई देती। 109 क्वेश्चन आता है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसका जो अर्थ है वो क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है दोनों आपस में मिलके अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा करें, तो इसी का मतलब होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकारी भी कामकाज हो और प्राइवेट कामकाज भी हो। ये दोनों मिलकर ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। अगला है 110 क्वेश्चन हमारा, भारत और चीन ने वर्ष में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो किस वर्ष किए? 1954 में। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था 1954 में। अगला है 111 क्वेश्चन हमारा 111, ब्रह्मोस किसका संयुक्त उद्यम है? तो ब्रह्मोस हो जाता है भारत और रूस से रिलेटेड है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ब्रह्मोस किस किस राज्य से या फिर किस देश से रिलेटेड है? तो भारत और रूस देश से ये रिलेटेड है ब्रह्मोस। 112 क्वेश्चन है, भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो इलायची और काली मिर्च का उत्पादक राज्य है वो केरल माना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि केरल में जो है वो इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़े तौर पर उत्पादन किया जाता है। 113 क्वेश्चन आता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस है। जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस है वो होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वजह से वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। अगला 114 क्वेश्चन, भारत में आधिकारिक तौर पर कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत में जो आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है वो 22 भाषाएं हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि 22 भाषाओं को जो है आधिकारिक तौर पे भाषाओं की मान्यता दी गई है। अगला है 115 क्वेश्चन, मोती का मुख्य रूप से गठन होता है। तो मोती का जो मुख्य रूप से गठन होता है, जैसे आप समुद्र या फिर कहीं महासागर में देखते होंगे कि मोती मिला है, तो वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, वाइट कलर का होता है। तो इसे आप याद रखेंगे कि मोती जो होती है उसका मुख्य रूप गठन क्या है, मतलब वो मुख्यतः किस रूप से बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 116, जिसमें हमसे पूछा गया मलेरिया के उपचार में प्रभावी औषधि जो है किनाइन को प्राप्त किया जाता है। जो मलेरिया के उपचार के लिए औषधि यूज़ की जाती है किनाइन, उसको प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से। सिनकोना का पेड़ होता है तो उस पेड़ की जो छाल होती है उसका प्रयोग किनाइन को प्राप्त करने में किया जाता है। अगला है 117 क्वेश्चन हमारा, सूखी बर्फ़ क्या होती है? सूखी बर्फ़ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसे याद रखेंगे, सूखी बर्फ़ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है 118 क्वेश्चन, एक लोलक का आवर्तकाल होता है। तो एक लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एक लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो इसकी लंबाई पर निर्भर रहता है। तो दोस्तों हमारा 119 जो कि है, हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? तो हवा का वेग मापा जाता है वायु वेग मापी, या फिर आप इसे याद रखेंगे एनीमोमीटर से। तो हवा का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। अगला है 120 क्वेश्चन हमारा, एक फ्यूज तार का बना होता है। एक फ्यूज जो है वो तार का बना होता है टिन और लिड का एक मिश्र धातु का। तो टिन और लिड के एक मिश्र धातु से एक फ्यूज का तार बना होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि फ्यूज तार किससे बना होता है? टिन और लिड के मिश्रित धातु से। भारत के संविधान का संरक्षण होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय में। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के संविधान का संरक्षक होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कि किसी भी अधिकार का आपका हनन हो रहा है तो आप सीधे जा सकते हैं हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला है 120 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा एक शुष्क सेल से संग्रहित होती है? तो रासायनिक। तो आप इसे याद रखेंगे, रासायनिक ऊर्जा जो है वो एक शुष्क सेल से संग्रहित होती है। 123 क्वेश्चन आता है हमारा 123, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज की थी माइकल फैराडे ने। 124 क्वेश्चन आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमार गुप्ता के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई कुमार गुप्ता के द्वारा।
अगला है वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि वॉशिंग सोडा को ही सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है और इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3। तो आप इसे याद रख लीजिए कि वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो है Na2CO3। अगला है 126 बेकिंग सोडा को किस रूप में भी जाना जाता है, तो बेकिंग सोडा को जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये दोनों केमिकल फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट जो कि है Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि है NaHCO3। हमारा 127 दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी, तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में, 1911 में। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। अगला है 128 क्वेश्चन, पागल कुत्ते की काटने से कौन सा रोग होता है, तो पागल कुत्ते या किसी भी कुत्ते को काटने से आपको रोग हो सकता है रेबीज का, और इसी को दोस्तों जाना जाता है हाइड्रोफोबिया के नाम से। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी और पानी का डर, फोबिया मतलब होता है डर। तो इसमें रेबीज के पेशेंट्स को पानी से डर लगने लगता है, पानी पीने में या फिर उनके आसपास पानी हो तो उन्हें काफ़ी डर लगता है। 129 क्वेश्चन आता है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन के लिए धातु का उपयोग करते हैं उस धातु का नाम है यूरेनियम। तो आप इसे याद रखेंगे कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला है 130 क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पृथ्वी की जो जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह जो है वीनस, उस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कह के पुकारा जाता है। अगला है 131 क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि बहिश्रावी और अंतःस्रावी दोनों है, तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बहिश्रावी और अंतःस्रावी दोनों है, तो अग्नाशय है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अग्नाशय जो है वो बहिश्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों है। अगला है 132 क्वेश्चन, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी का ही एक दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है। अगला है 133, विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है। अगला है 134 क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है, जो राज्यसभा की अधिकतम सीट है वो इस समय 250 है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा की अधिकतम सीट 250 है। 135 क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो जुलाई में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आप डेट भी याद रख लीजिए कि 11 जुलाई को जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 136 क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जो योजना आयोग था हमारा उसके प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो आप इसे याद रखेंगे, योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अगला है 137 क्वेश्चन हमारा, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी, तो उनका नाम था बछेंद्री पाल। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली या उससे पार करने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम था बछेंद्री पाल। 138 क्वेश्चन आता है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो जो यूपीएससी का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। 139 क्वेश्चन आता है, खिलाफत आंदोलन का बीड़ा किसने उठाया था, जो खिलाफत आंदोलन था वो किसके प्रदर्शन में किया गया था, तो अली ब्रदर्स जो थे उनके प्रदर्शन में खिलाफत आंदोलन का जो है पूरा जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि खिलाफत आंदोलन का बीड़ा या फिर पूरी जिम्मेदारी किसकी थी, तो अली ब्रदर्स की थी। 140 क्वेश्चन आता है हमारा, पहले आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, जो पहला आम चुनाव था वो किस वर्ष हुआ था, तो 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे, पहले आम चुनाव हुए थे 1951 में। 141 क्वेश्चन आता है, इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है, तो इंसुलिन के स्राव के लिए अग्नाशय ग्रंथि जो है वो जिम्मेदार होती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है, तो अग्नाशय होती है। 142 क्वेश्चन आता है हमारा, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, जो पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया था वो राजस्थान में लागू किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान में। 143 क्वेश्चन हमारा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो है कनाडा। तो आप इसे याद रखेंगे कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है कनाडा। 144 क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा जानवर त्वचा से सांस लेता है, तो ऐसा कौन सा जानवर है जो त्वचा से अपने स्किन से सांस लेता है, तो मेढक हो जाएगा। अगला है 145, कौन सा तत्व विद्युत का उच्चतम चालक है, तो कौन सा तत्व जो है वो विद्युत का एक उच्चतम चालक है, तो वो चांदी हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे, विद्युत का उच्चतम चालक है चांदी, मतलब चांदी में जो है वो करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होता है। अगला है 146 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। 147 क्वेश्चन आता है, गरीबी रेखा को कौन ठीक करता है, तो गरीबी रेखा को नीति आयोग ठीक करता है। तो आप इसे याद रखेंगे, गरीबी रेखा को कौन ठीक करता है, तो नीति आयोग। 148 क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ये जो बुक है ये किसने लिखी, तो महात्मा गांधी ने लिखी। तो आप ये बुक जो है वो याद रख लीजिए कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये बुक लिखी थी महात्मा गांधी ने। इनकी एक और बुक है जो कि है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, जो है वो भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। तो आप इन्हें याद रखेंगे।
अगला है अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है। जो अनाईमुड़ी चोटी है वो केरल में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अनाईमुड़ी चोटी जो है वो केरल में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। 151 क्वेश्चन आता है, संसद के दोनों सत्रों के बीच जो अधिकतम गैप होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। तो 6 महीने का होना चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि संसद के दोनों सत्रों के बीच जो अधिकतम टाइम पीरियड होना चाहिए वो 6 मंथ का होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमारे 151 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे हमारे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर है उस पर आप हमें मैसेज करके ये पीडीएफ मात्र हमसे 10 रुपये में ले सकते हैं, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है 152 क्वेश्चन हमारा। किस व्यक्तित्व ने वंशानुक्रम के नियम दिए थे। तो वंशानुक्रम के नियम दिया था जीजे मेंडल ने। तो आप इन्हें याद रखेंगे, जीजे मेंडल ने वंशानुक्रम का नियम जो है वो दिया था। 153 क्वेश्चन आता है हमारा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। तो आप इनका नाम याद रखिए कि चित्तरंजन दास को ही देशबंधु के नाम से जाना जाता है। 154 क्वेश्चन आता है हमारा, गीत गोविंद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो गीत गोविंद की प्रसिद्ध रचना है जयदेव। तो गीत गोविंद हमारे कवि हैं और उनकी एक प्रसिद्ध रचना है जयदेव। अगला है कैबिनेट मिशन भारत के किस वर्ष में आया था। जो कैबिनेट मिशन है वो भारत में किस वर्ष आया था। तो 1946 में आया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था 1946 में। अगला है पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है। जो पंचायती राज है हमारा वो किसके अंतर्गत आता है। तो वो आता है दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पंचायती राज जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला है 157 क्वेश्चन, हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है। हर्षचरित और कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट की रचना है। तो आप इसे याद रखेंगे, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो बाणभट्ट आप इन्हें याद रखेंगे कि हर्षचरित और कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट की रचना है। अगला है 158 क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1776 में हुआ था, 1776 में हुआ था। 159 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। जैसा कि आप मैप में देखेंगे तो आपको जो चारों तरफ साइड में सबसे बड़ा पानी दिखता है, मतलब महासागर दिखता है, उसी का नाम ही प्रशांत महासागर रखा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। 160 क्वेश्चन आता है हमारा, 160 क्वेश्चन, सार्क का गठन कब हुआ। सार्क का गठन हुआ था 1985 में। तो आप इसे याद रखेंगे कि सार्क का गठन हुआ था 1985 में। और यहाँ पे सार्क का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, साइड में इमेज में आप देख सकते हैं। तो सार्क का फुल फॉर्म भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 161, सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सफ़ेद हाथी जो है वो काफ़ी मात्रा में है। तो थाईलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सफ़ेद हाथी जो है वो काफ़ी मात्रा में है, तो उन्हीं को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 162, सुबह के सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो सुबह के सूरज की भूमि कहा जाता है जापान देश को। तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए कि सूरज सबसे पहले कहाँ पे दिखाई देता है हमें, तो जापान में दिखाई देता है। अगला है 163 क्वेश्चन, हज़ार झीलों की भूमि किस शहर को कहा जाता है। तो हज़ार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि फिनलैंड को ही हज़ार झीलों की भूमि कहा जाता है, मतलब वहाँ पे कई सारे झील हैं। क्वेश्चन 164 है हमारा, जो कि है मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। जो मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है वो नॉर्वे शहर को कहा जाता है। वहाँ पे रात के 12 बजे के बाद हल्का हल्का जो है वो दिन का माहौल रहता है, जैसे कि हमारे यहाँ सुबह के 6 बजे जैसा माहौल रहता है। जिस तरह से सूरज की रोशनी हल्की हल्की रहती है उसी तरह से कुछ टाइप का माहौल रहता है वहाँ के 12 बजे के बाद। ये रात के 12 बजे है, इसलिए इसे मध्यरात्रि कहा जाता है। तो मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किस शहर को कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ रात के 12:30 बजे के बाद सूरज की हल्की हल्की रोशनी आती रहती है। 165 क्वेश्चन आता है हमारा, कंगारुओं की भूमि किसे कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगर आपने पहले क्रिकेट टीम देखी होगी ऑस्ट्रेलिया को, तो उन्हें कंगारू टीम के नाम से भी जाना जाता था। तो इसलिए आप ऐसे याद रख लीजिए कि कंगारुओं की भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया देश को। अगला है 166 क्वेश्चन, सबसे लंबा दिन कब होता है। तो सबसे लंबा दिन होता है 23 जून को। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे लंबा दिन होता है 23 जून को। अगला है 167 क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिए जाते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को, क्योंकि द्रोणाचार्य भी एक गुरु थे, एक कोच थे, तो इसलिए उनके सम्मान पे ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि द्रोणाचार्य जो है वो पुरस्कार दिया जाता है एक गुरु को या फिर कोच को। अगला है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कोई टेनिस प्लेयर हो गया, क्रिकेट प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर हो, तो ऐसे जो भी खेल से संबंधित है उन क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। 69 क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है। तो भारत में जो पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है, जो कि सबसे बड़ा माना जाता है, पहले नंबर पे है। फिर दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण आता है, फिर तीसरे नंबर पे पद्म भूषण आता है, और फिर चौथे नंबर पे पद्मश्री आता है। तो ये चारों जो है वो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माने जाते हैं, और इनमें सबसे बड़ा है
भारत रत्न। क्वेश्चन आता है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे लिटरेचर भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है या फिर लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 171, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? मतलब दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है वो सिनेमा में दिया जाता है, मतलब जिसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सिनेमा बनाई हो या फिर कुछ और अच्छा सिनेमा में किया हो तो उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, वो है 3:2 के अनुपात में, मतलब 3 लंबाई होनी चाहिए और 2 चौड़ाई के अनुपात में होना चाहिए। 174 क्वेश्चन आता है हमारा, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई होती है ग्राम पंचायत। अगला है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध नृत्य कथकली जो है वो केरल से संबंधित है, और केरल से एक और हमारा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, उसका नाम है मोहिनी अट्टम। तो आप इन दोनों को याद रख लीजिए कि कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। अगला है, गोल गुंबज कहाँ पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में ही गोल गुंबज है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गोल गुंबज जो है वो बीजापुर कर्नाटक में मौजूद है। अगला है 177, लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने। 171 क्वेश्चन आता है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो पीलिया किस अंग के खराब होने से होता है? तो लीवर के खराब होने से जो है वो पीलिया हो सकता है। अगला है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है, वहाँ पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो स्थापित किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे। 179 क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया था। 180 क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो आप याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किया है 6। तो 6 तरह के जो है वो मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार जो हैं वो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करती हैं। 181 क्वेश्चन आता है, आपातकाल के दौरान भी किस अनुच्छेद के निलंबित नहीं किया जा सकता? मतलब जब आपातकाल लगा हो देश में तो कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो कभी भी निलंबित नहीं हो सकते? तो 20 और 21 जो है ये आर्टिकल ऐसे हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित या फिर जो है रिस्ट्रिकेट नहीं किए जा सकते। अगला है 182 क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। 183 क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति, इनको राष्ट्रपति की या फिर उपराष्ट्रपति का पोस्ट या पद पे जाने के लिए कम से कम इन्हें 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे। और भी एलिजिबिलिटी है, पर फिलहाल हमसे सिर्फ उम्र पूछा है, तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए भी। 184 क्वेश्चन आता है, किस संस्था को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था? तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पहले योजना आयोग चला करता था, फिर उसको चेंज करके 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो नीति आयोग जो है वो गवर्नमेंट का थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो नीति आयोग है उसे गवर्नमेंट बॉडी जो है वो थिंक टैंक के नाम से भी जानी जाती है। 185, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट हैं? तो भारतीय संविधान में जो है वो 5 प्रकार के रिट जो हैं वो मौजूद हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में जो है वो टोटल 5 प्रकार के रिट शामिल है। अगला है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 मौलिक जो कर्तव्य हैं उनका उल्लेख है। मौलिक अधिकार जो है वो 6 हैं और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं। तो आप इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है 11। अगला है 187 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से अपनाई गई है? मतलब राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो कैसे होना चाहिए, ये किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है, मतलब ये राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होना चाहिए, ये आयरलैंड देश से लिया गया है। 188 क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को ठीक इसका अपोजिट भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो आप इसे इन दोनों को अपोजिटली याद रखेंगे कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और जो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। 189 क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 352 में, 352 में। तो आप इसे याद रखेंगे कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। 190 क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन राज्यसभा जिसे जाना जाता है कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो ऐसे कितने सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति स्वयं अपनी मर्जी से चुन सकता है, मतलब मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से अपने सदस्यों में मनोनीत कर सकता है। 191 क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो जो 42वां संशोधन हुआ था उसे लघु संविधान के तौर पे भी जाना जाता है। 193 क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय सेवा के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो नियुक्तियां की जाती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं।
194 क्वेश्चन आता है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। 195 क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, मतलब भारत का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। अगला है 196, किस ग्रह को छोटा ग्रह भी माना जाता है? तो जो प्लूटो है उसे छोटा ग्रह माना जाता था। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 197, चीन सागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है? जो चीन सागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, मतलब तूफानी हवाएं आती हैं, उसका नाम रखा गया है टाइफून। तो आप इसे याद रखेंगे कि चीन के सागर से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो उनका नाम रखा है टाइफून। हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय जो है वो वलित पर्वत का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप इसे याद रखेंगे, हिमालय किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का एक अच्छा एग्जाम्पल है। 191 क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर मानी जाती है। अगला है 200 क्वेश्चन हमारा, जो कि है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे सबसे पहले यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कोपरनिकस जो थे उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और इससे पहले जो भी वैज्ञानिक रहे होंगे जिन्होंने अपने रिसर्च करी होंगी उन्होंने बताया कि पृथ्वी सेंटर में है और बाकी सब लोग ऐसा चक्कर लगाते हैं। जो भी ग्रह हैं, सूरज है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और कोपरनिकस जो आए उन्होंने ये बताया कि नहीं, ये आपकी जो रिसर्च है वो गलत है, सूर्य बीच में है और चारों ग्रह जो है, सभी ग्रह जो हैं वो उसकी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अगला है 201 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जहरीली गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे जहरीली गैस मानी जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सबसे जहरीली गैस मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा 202, उस जानवर का नाम बताइए जो जीवन भर बिना पानी के रह सकता है। तो कंगारू चूहे जो ऐसे होते हैं जो बिना पानी के भी जीवित रह सकते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा 203, मछली किस अंग से श्वसन करती है? तो मछली श्वसन करती है अपने गिल्स से। तो आपने देखा होगा मछली के साइड में गिल्स बने होते हैं जिसकी वजह से वो पानी के अंदर भी आराम से सांस ले सकती है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया, इसमें हमने अपने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जो कि आरआरबी अपने एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आरआरबी एग्जाम्स के लिए अपने इस चैनल एसएससी बुक एसबी को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो कि आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड होने वाली है। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।